हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज फिर हम लेके आए हैं सेशन नंबर 8 जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। तो जो यहाँ पे शिशुशाला लिखा है उसका मतलब हुआ कि विद्यालय जो होते हैं छोटे बच्चों के लिए होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियों को सुनाना। तो जो इसका राइट होगा आंसर खेल के अवसर प्रदान करना, क्योंकि एक शिशु को खेल के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे तो उससे उसका मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास तीनों में वृद्धि होगी। इसलिए शिशु एजुकेशन के सेक्टर में खेल से संबंधित सिद्धांत भी लागू किए गए, जो मरियम मॉन्टेसरी था, फॉबेल का था। ये सब खेल के सिद्धांत पर आधारित उनकी शिक्षा व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो यदि आप एक टीचर के नज़रिए से सोचें तो छात्र को किसी चीज़ को सरलता से सिखाने के लिए आपके पास क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शन है आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, या आपके पास प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, या सहृदयता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। जरूर के बाद आत्मविश्वास भी हो, लेकिन आपके पास विषय वस्तु का ज्ञान नहीं हो तो आप बच्चों को कैसे सरलता से सिखा सकते हैं? इसके अलावा जो यदि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो क्या आप इस व्यक्तित्व से बच्चों को कोई चीज़ सिखा सकते हैं जबकि आपके पास विषय वस्तु का ज्ञान नहीं हो? और सहृदयता, तो ये भी ऑप्शन इसके लायक है नहीं, बेटर ऑप्शन। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाता है। जितने ऑप्शन हो सके उतनों को निगलेक्ट कीजिए, जो आपके बेटर ऑप्शन हो उसी को चूज कीजिए। मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिसे पीटीएम कहा जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किस स्तर पर, किस कक्षाओं के लिए? प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में? और सेकेंडरी, माध्यमिक और प्राइमरी कक्षाओं में पीटीएम होता है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता किस सेक्टर में पड़ती है, किस कक्षा में पड़ती है? तो वह है प्राइमरी कक्षा में। क्यों होती है? क्योंकि प्राइमरी कक्षा में जो पीटीएम होता है वह ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चे का जो भी अभिभावक विद्यालय में आएंगे तो एक टीचर उनको बताएगा कि आपके बच्चे में क्या, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या किसके सब्जेक्ट में क्या कमी है, सब्जेक्ट के विषय में उसको नॉलेज में कितनी उसका प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि यदि प्राथमिक लेवल पर ही पीटीएम अगर टीचर अटेंड करेंगे और पेरेंट्स अटेंड करेंगे तो उनको अपने बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो आगे उनके फ्यूचर में काम देता है, जो आगे उनकी कक्षाओं में काम देता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है, सबसे अधिक आवश्यकता होती है प्राइमरी कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान देना रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, या शिक्षण अनुसंधानों को, या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय कि शिक्षा का क्या, आपका उद्देश्य क्या है, उसी आधार पर पाठ्यक्रम बनाइए। और जो छात्रों की आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, उनके अनुसार बनाना चाहिए। यदि आप कक्षा 1 के छात्र का पाठ्यक्रम बना रहे हैं और आपने उसमें जो पाठ्यक्रम डाला है, कक्षा 2 के पाठ्यक्रम को आपने उसमें पाठ्यक्रम में जोड़ दिया, तो ये तो अनुचित होगा। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी रुचियाँ क्या, उनकी आवश्यकता क्या, उनकी योग्यताएं क्या, उसके आधार पर ही पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि शिक्षण क्या है। ऑप्शन है एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण जो होता है एक कौशल, एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? यदि आप एक स्कूल के टीचर बन गए तो आप छात्र आपसे कभी बाहर मिलता है, स्कूल के बाहर परिसर में कहीं मिलता है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह करेंगे? उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे?
बहुत गंभीर होकर बात करेंगे या मित्रों की तरह बात करेंगे। तो अजनबी तो आप अजनबी की तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बच्चों को जानते हैं, बच्चे आपको जानता है। और मित्र की तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपका मित्र नहीं है, एक आपका शिष्य है। और बहुत गंभीर और उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये तो गलत ऑप्शन होगा। बात तो आप करेंगे, लेकिन कैसे बात करेंगे आप? बहुत गंभीर होके, नपे तुले शब्दों में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उच्चतर शिक्षा संरचना का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा उच्चतर शिक्षा संरचना का हिस्सा है? ऑप्शन है यूजीसी, आईयूसी या एनएएसी, या जिसे बोलते हैं नेक कहा जाता है। तो जो उच्चतर शिक्षा या उपयुक्त सभी, तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी उच्चतर शिक्षा संरचना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यह कथन किसका है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? शिक्षा मात्र आत्म उन्नति के लिए हो, शिक्षा मात्र आत्म उन्नति के लिए हो। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला का, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या दयाराम साहनी का। तो शिक्षा मात्र आत्म उन्नति के लिए हो, यह जो कथन है ये महात्मा गांधी के लिए ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी ने हाल में किस अनुसंधान से स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को अवगत कराया। तो स्कूल में जो कार्यरत टीचर हैं उनके लिए एनसीईआरटी ने एक प्रोग्राम बनाया था और हाल ही में उससे उनसे अवगत कराया, परिचित कराया। ऑप्शन है कौन सा वे अनुसंधान था? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1960 में, दो बार लिखा गया, इसको मान लीजिए 1963 में, 1963 में, 1969 में या 1975 में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में विश्व में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस पर निर्भर करता है। यदि विद्यालय में कक्षा में स्मार्ट कक्षा लगाया गया है, स्मार्ट प्रोजेक्टर लगाया गया है, तो ये सुविधा का उपयोग किस पर निर्भर करता है? कंप्यूटर साक्षरता पर या साक्षरता पर या कंप्यूटर पर या विद्यार्थियों की उम्र पर। तो एक कंप्यूटर, अगर कक्षा में एक स्मार्ट क्लास बना है और यदि आपके पास कंप्यूटर साक्षरता नहीं है तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इसका सही उत्तर हुआ यह हुआ कंप्यूटर साक्षरता पर। यदि आपके पास कंप्यूटर साक्षरता है, आप कंप्यूटर के जानकार हैं, बेसिक नॉलेज भी है, तो आप स्मार्ट क्लास को अच्छी तरह से चला सकते हैं। क्वेश्चन है कि परिणात्मक मूल्यांकन में शामिल है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटकम इंक्लूडेड इन सेल्फ एवोल्यूशन। ये संबंधित है में क्या क्या शामिल है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, यौगिक परीक्षा या उपयुक्त सभी। तो जो आउटकम में इंक्लूड इन सेल्फ एवोल्यूशन होता है, इसमें जो शामिल होता है उसमें मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और यौगिक परीक्षा सभी शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि समाकल शिक्षा होलिस्टिक एजुकेशन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है अरबिंदो द्वारा, महात्मा गांधी, रूसो या बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो समाकल शिक्षा होलिस्टिक एजुकेशन की अवधारणा जिसने विकसित की थी वे थे श्री अरबिंदो। तो इसका सही उत्तर होगा श्री अरबिंदो। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा भिन्न है। शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा भिन्न है? ऑप्शन है ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, प्रोजेक्टर। तो इसे TLM कहा जाता है इंग्लिश में, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें कौन सी सामग्री अलग है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्यों अलग है? प्रोजेक्टर जो है ये ऑडिबल और विजुअल, मतलब इसको आप प्रोजेक्टर पर कोई चीज़ को दिखा सकते हैं और उसको साउंड भी आप सुना सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है केवल आप देख सकते हैं
चार्ट भी केवल देख सकते हैं, मानचित्र भी आप केवल देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इन्हें कहा जाएगा दृश्य। दृश्य मतलब देखने योग्य सहायक सामग्री, और जो प्रोजेक्टर है ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है। क्या है, श्रव्य मतलब ऑडिबल भी है और विजुअल है, इसलिए प्रोजेक्टर जो है आपका इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाओं का विभाजन किसने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि संज्ञात्मक विकास जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाओं का विभाजन किसने किया। ऑप्शन है पियाजे, ब्लूम, एडवर्ड मिल या कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वे है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। पियाजे ने ही संज्ञात्मक विकास का प्रतिपादन किया और इसकी 4 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया। तो क्वेश्चन 2 तरह से बनता है कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने दिया, और 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया, पियाजे ने किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन है जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, या छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य इसमें से होगा, जानकारी देना, तो सभी लोग जानकारी देते हैं, बच्चा भी जानकारी प्राप्त करता है। छात्रों का व्यक्तित्व का विकास भी ठीक लग रहा है, और छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, ये तो ऑप्शन सरासर गलत है कि कक्षा का शिक्षण का उद्देश्य तो है नहीं कि बच्चे को परीक्षा में उत्तीर्ण करने में उसकी सहायता करें, बल्कि आप उसे ज्ञान देंगे। विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके मन में बहुत सी संभावनाएं या आशंकाएं होती हैं, को आप निरावरण करना चाहिए और उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा विकसित करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो कक्षा में उतना ही बेटर करता जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हुआ इसका, जिज्ञासु मन को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। तो अधिगम को बताया गया आपको कि अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो अधिगम का परिणाम कह सकते हैं किसे, बुद्धिमत्ता को, परिपक्वता को, कौशल को, या स्मरण शक्ति को। जो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे होगा कौशल। कौशल को अधिगम का एक परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि अधिगम मतलब सीखने द्वारा बच्चे में जो कौशल उत्पन्न होता है वह इसका ही परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का आरंभ कहाँ किया गया। तो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का आरंभ कहाँ किया गया। ऑप्शन है भुवनेश्वर में, दिसपुर में, मिर्जापुर में, मिजोरम में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है भुवनेश्वर में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो जो इसका ऑप्शन है, एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है वे होनी चाहिए उसका शिक्षण के प्रति आस्था, क्योंकि शिक्षण के प्रति उसे आस्थावान होना चाहिए। ये नहीं कि अध्यापक है आप कक्षा में आपके शिक्षण के प्रति आपके पास आस्था ही नहीं है तो आप शिक्षण क्या करेंगे। इसलिए ये अत्यंत मूल्यवान चीज़ है अध्यापक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो एक अध्यापक कक्षा में क्या करता है, विषय ही पढ़ाता है, ठीक है। तो वे परिश्रमी भी हो सकता है, मेधावी भी हो सकता है, और बच्चों में भी लगन रखता है। उसका जीवन भी सादा होता है, सादा जीवन व्यतीत भी करते हैं बहुत से टीचर। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए। यदि वो अपने विषय में प्रवीण होगा तो सारे चीज़ें उसकी संभावना उसके लिए अच्छी बनती जाएंगी। यदि ये विषय में प्रवीण नहीं होगा तो उसका शिक्षण कार्य निरर्थक होगा। इसलिए एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, कुशल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतः रुक जाता है, इसे कहते हैं। अधिगम में उन्नति व अवनति
मतलब उतार चढ़ाव के साथ साथ कभी अधिगम पूर्णतः रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम पठार, अधिगम वक्र, अधिगम प्रयास या अधिगम बाधा। तो अधिगम जब आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को पढ़ना तो आपका अधिगम इससे ऐसे बढ़ता जाता है, फिर एक स्थिर जाता है जहाँ स्थिर हो जाता है, फिर इसके बाद आपका अधिगम गिरने लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अधिगम पठार। इसे अधिगम पठार कहा जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम पठार, जिसमें उन्नति और अवनति और पूर्णतः रुक जाता है, यहाँ पूर्णतः ही रुकना इसे ही पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।